अच्छा जी, आप हजरात तशरीफ ले आए चैप्टर 15 पे, क्वेश्चन 17, 3 और 4। अब जल्दी जल्दी नहीं हमें पड़ी हुई, आराम से करेंगे। क्वेश्चन 17, 3 और 4। हमारी कौन सी बेलने में बां अड़ी है, यही बोलते हैं ना पंजाबी। हमारी कौन सी बेलने में बां अड़ी है। वैसे भी पंजाबी लोग कहते हैं काली अगे टोए। यार मतलब काली का मतलब होता है जल्दी करना और टोए का मतलब होता है रोड़े पत्थर। जो जल्दी कर रहा होता है ना उसके आगे पे पत्थर ही पत्थर आते हैं, तो रिलैक्स होके करें। काली अगे टोए, साथ वाले को समझाएं, बोलें काली अगे टोए। जब भी कोई जल्दी जल्दी कुछ कर रहा हो तो उसे क्या कह दिया करें, काली अगे टोए। बोलें जरा, जल्दी का काम शैतान नहीं। तो हमारे वाले वर्जन वाले लाओ ना आप चीजें ऐसा ऐसा जिंदगी में। ये भाई किए क्वेश्चन नंबर 31, जरा निकालें पेज 370, पेज 370 काटें। ये किया क्वेश्चन नहीं किया? अच्छा माय डियर, अगर वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सवाल थ्योरी में आ गया तो क्या आपको पता है वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ओपनिंग वेल्थ आती है और इसके अलावा इनफ्लोज। हालांकि ये इनफ्लोज नहीं होते, आपको पता है ये इनकम्स होती हैं, और आउटफ्लोज। और वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट्स और लायबिलिटियां आती हैं। क्या आपको ये पता है? अच्छा, उसने इस साल 6 लाख लोन वापस किया है, जो कि असल में 10 लाख का लिया हुआ था। लिया पता नहीं कब था, और लोन लिया था 2000, हाँ लिया, बता दिया 2020 में लिया हुआ लोन। तो बताएं जी लोन वापस करने की एंट्री। लोन डेबिट और कैश क्रेडिट, डन। अच्छा, पेज नंबर 370, लोन डेबिट। और अब आपको नोट करने की कुछ जरूरत नहीं है, सवाल है कि ये मैटर कैसे डील होंगे वेल्थ स्टेटमेंट में और वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो माय डियर, इसमें पता है आप क्या करके आएंगे। लिया लोन किस साल था, हमारे साल या पिछले साल? कितना कितना पेड 6 लाख अगेंस्ट 1 मिलियन, तो इधर कितना आ गया 1000, तो जवाब 400। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कैसे जाएगा। मैं आपको बताता हूं, थ्योरी का सवाल आया है, बनाना तो बड़ा आसान है। थ्योरी के सवाल आप ऐसे लिख के आएंगे, इट विल नॉट हिट वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, या इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हाउएवर इन वेल्थ स्टेटमेंट a repayment of 600 will be shown and the loan will appear in wealth statement at 400. Further, a decrease in cash will be shown for rupees 600. समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन बताएं? आ गया समझ? आसान है ना? इसको आगे चलाते हैं, आगे चलाते हैं, नोट करने की कोई जरूरत नहीं, इसको आगे चलाते हैं। ड्यूरिंग 2021 में, हमारे साल, ही सोल्ड हिज जाती कार, ही सोल्ड हिज फॉर 1876 जी। कैश कितना आया? 1876। खरीदी कितने की थी? 17 लाख की। गेन यार बड़े हो गए हैं, बताएं। 176। अच्छा,
आप बताएं ये कैश में कितना जाएगा? 18। इनकम कितनी आई गाड़ी बेच के? और कार किताबों में अब नजर नहीं आएगी। तो इंग्लिश का फिक्रा कैसे लिख के आएंगे? इन वेल्थ रिकॉन्सिली it will be shown as an inflow of 176. However, in wealth statement, cash will be increased by 18 and car will not appear, क्योंकि कार सेल हो गई है ना। कुछ समझ आ गया? नहीं, बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये तो मैं एक तरह की वर्किंग कर रहा हूँ, और आसान सवाल है ना, समझ आ रहा है ना। बस इस एडजस्टमेंट को छोड़ें, वो हर एडजस्टमेंट तो नहीं करनी होती, तो नेवर एंडिंग स्टोरीज हैं, तो हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई पंगा होता है, वो भी मैं करा सकता हूँ एडजस्टमेंट, लेकिन आप छोड़ना भी है ना घर में, क्या बस यही करते रहने। अच्छा, ही हैड परचेज 10 तोला गोल्ड फॉर 5 लाख। उसने 2014 में खरीदा है तोला गोला सोना। अच्छा, मुझे बताएं गोल्ड कितना पड़ा हुआ है ओपनिंग, और कितना ओपनिंग पड़ा हुआ है? 5 लाख। साल के एंड पे ये तोला गोला गोल्ड बड़े बड़े महंगा हो गया है, इसलिए इसको इट विल नॉट हिट wealth reconciliation statement. Further, in wealth statement, the gold will keep on appearing at a cost of, इसमें कैरी डाउन तो बताएं ना, नोट करें। ये हल्का सा अगर नोट करना है, अगर समझ आ गई है तो ठीक है, डन। पिक ले लें, टाइम नहीं है फिर, जिनको समझ आ गई है डेट्स एनफ यार। सवाल सारे किए हैं वेल्थ स्टेटमेंट के हमने, मैं आपको समझा के रहा हूं, अगर सवाल किसमें आ जाए? थ्योरी नहीं, हमने तो न्यूमेरिकल करना सीखा था। ओके, ये मैंने रखा हुआ था सवाल अगर टाइम बचा, लेकिन मैंने सोचा अभी करा देते हैं, चुने मुन्ने बच्चे आए ना, जो रोने ना लग जाए बाहर जाके, अम्मी अम्मी मुझे सवाल नहीं कराया। अच्छा यार, ये बड़ा मजे का सवाल है, साथ में एक कंधे पे हाथ रखें, एंजॉय करना है आप। मारूफ, अल्लाह आपको साथ वाला दे। मारूफ फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2015 ऑन 30 सितंबर 15। बिल्कुल टाइम पे फाइल किया तुमने, साथ वाले से पेज ना पूछें, क्वेश्चन नंबर नजर आ रहा है। 15 अगस्त 16 को उसको एक शोकॉज नोटिस आ गया, उसको शोकॉज नोटिस आ गया अंडर सेक्शन 122। शोकॉज नोटिस क्यों आता है? क्योंकि उसके बाद फॉर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर इशूड ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। सेल्फ असेसमेंट बेसिस क्या थी? यानी एज्यूम, एज्यूम को अब हम अमेंड करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सेक्शन 122 की रोशनी में। सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन असेसमेंट ऑर्डर मे बी अमेंडेड। बताएं सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन असेसमेंट ऑर्डर मे बी अमेंडेड। 122 का 5 और 5 है, कितने लोगों को याद आ गया है? 122 का 5 और 5 है। प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, और दूसरा टोटल इनकम इज अंडर असेस्ड। पता कैसे चला क्या सवाल आया है? सरकम अंडर विच एन असेसमेंट ऑर्डर मे बी अमेंडेड। अगर बेस्ट जजमेंट को अमेंड करना है तो भी यही सर्कमस्टांसेस हैं, अगर एज्यूम्ड को अमेंड करना है वो सिचुएशंस बताएं जब कमिश्नर रुक जाएगा अमेंडमेंट करने से ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर की। ये कोई माई का अच्छा बच्चा, सॉरी यार, वेरी सॉरी, ये कोई अच्छा बच्चा हाथ खड़ा करके जवाब बताए, कमिश्नर कब रुक जाएगा अमेंडिंग द ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर? हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके। एक्सलेंट। आफ्टर 5 इयर्स नहीं कर सकता। टाइम लिमिट पूछी थी पुत्र, 122 का 2 ही पूछा, लेकिन पूछा ऐसे पुट्ठे तरीके से है कि इधर की दिखा के उधर की लगाई है। कहता है बताओ कमिश्नर कब अमेंडमेंट नहीं कर सकता? वेरी सिंपल, आफ्टर 5 इयर्स यू कैन नॉट टच। Oh, you're touching? No, not at all now. Commissioner, please go away. You can amend the assessment order within 5 years from the end of the financial year in which the assumed order. After that, you are barred. आपको रोक दिया, बखियों में दर्द होने लगी, पता नहीं क्या। अच्छा, तो यू आर बार्ड, आपको रोक दिया गया, तो इसलिए अब आप नहीं कर सकते। और भी बताएं, और भी बताएं कब अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट नहीं कर। हाथ खड़ो, हाथ खड़ा करके, मैं कुछ नहीं कहना, हाथ खड़ा करके जी।
नहीं 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 नहीं, वो कुछ और था अपील फाइल करने, वो ये था कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज कर रहे हैं। ये सवाल है कि कमिश्नर असेसमेंट ऑर्डर अमेंड कब नहीं कर सकता। इसका एक छोटा सा जवाब और भी दे सकते थे, सिचुएशंस पूछी है ना, जब तक शो कॉज नोटिस इशू ना कर दे। अच्छा अच्छा अच्छा, yes, he stopped by law. You cannot issue the amended assessment order unless you issue a show cause notice issue के बगैर नहीं कर सकते। बल्कि उसकी लैंग्वेज बड़ी इतनी सख्त है, सेक्शन 122 का 9, ये दो जवाब दे के आने थे, 122 का 2 और 122 का 9। सवाल अब पुठी कराइए उसने, ये 2016 वालों के साथ हुआ था, होता रहता किसी ना किसी रैंड में किसी ना किसी के साथ, जो आपके साथ हुआ होना कि वो अगलों को बताऊंगा। तो ये सवाल तो वही है, लेकिन कोई इक्का दुक्का उसको थोड़ा सा तो क्वेश्चन दे ना। पिछले वाले सवाल में उसने नंबर तो दिए ना, पिछले सेल्स टैक्स वाले सवाल में मैं नंबर बता के आया हूं, कहीं ना कहीं से वो नंबर तो देता है ना। अब देखें क्या लिखा है 122 के 9 में। अच्छा यार, मैं ये बताऊं कि जल्दी जल्दी तो नहीं काम करना, तो खराब तो नहीं करना अब काम, ठीक है। ईशा मैंने देख लिया है, 7:30 बजे है। अच्छा 122 का 9 देखें ना, an assessment can only be amended means an assessment cannot be amended अगर शो कॉज नोटिस इशू। तो भाई रहे तो सेक्शन 122 के अंदर ना, आप लोग इधर उधर घूमने लग गए थे। कमिश्नर कब अमेंडमेंट नहीं कर सकता? 5 साल के बाद भी नहीं कर सकता, और शो कॉज नोटिस इशू किए बगैर भी नहीं कर सकता। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल वही है, एक्सीलेंट वही है। अच्छा जी, अगला सवाल कौन सा मैंने डाला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 3 and 4। ब्रीफली स्टेट द टाइम लिमिट विद इन विच कमिश्नर इज परमिटेड टू फर्दर, मैं ये तो कर लिया था। 4 वन ऑफ योर क्लाइंट हैज रिसीव्ड अ नोटिस डिमांडिंग पेमेंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्डर इशूड बाय कमिश्नर अगेंस्ट, ये कर लिया मैं सवाल, ये कर लिया मैं। और 3 नहीं किया हुआ, पढ़ लें। यार एक सेक्शन है, उस सेक्शन का नाम है, आखिरी दिन पढ़ाया था, असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर। ये भी असेसमेंट ऑर्डर है। इसमें होता ये है कि जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो उसके बाद कमिश्नर आपके घर एक ऑर्डर भेजता है। ये आम हालात में 2 साल, डायरेक्ट रिलीफ में 2 महीने, और सेट असाइड में 1 साल। What are the time limits within which commissioner is required to pass an order to give effect to decision of appellate tribunal? appellate tribunal का फैसला आ गया है, उसके बाद कमिश्नर ने कब ऑर्डर इश्यू करने, अगर सेट असाइड हो जाए। जाके ढूंढे जरा, जी पेज नंबर 361, विद इन फ्रॉम द एंड ऑफ द done in which the appellate order is served। तो 122 का 124 का 2 इस चैप्टर के मिल गए थे पास पेपर, कोई मैंने बना के भेजे थे इकट्ठे, सारे मिल गए थे, रिसीव हो गए थे। एक्नॉलेजमेंट कर दी थी आप लोगों ने? किसी ने कर दी थी एक्नॉलेजमेंट? मुझे मिल गए। कितनों को पता ही नहीं क्या कह रहा हूँ। इस चैप्टर के पास पेपर बना के भेजे थे 50-60। ओके भाई, ये ना सेक्शन दोबारा जरा एक दफा सुन लें तसल्ली से, पेज 360। इस सेक्शन का नाम है अपील इफेक्ट ऑर्डर या असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर। इस सेक्शन का मतलब ये है कि जब कभी कोर्ट का फैसला आ जाए ना, किसी भी कोर्ट का, तो कमिश्नर को भी चाहिए कि कोर्ट का फैसला मान ले। अगर वो आगे जा रहा है फिर अलग बात है, कमिश्नर को भी चाहिए कोर्ट का फैसला मान ले। जब वो कोर्ट का फैसला मान ले तो फिर कमिश्नर 2 साल के अंदर उससे बता दे, यार कोर्ट ने जो कहा था मैं भी वही मानता हूं, लेकिन लिख के भेजे। इसका नाम भी असेसमेंट ऑर्डर, लेकिन इसका नाम है असेसमेंट गिविंग इफेक्ट। लेकिन अगर सेट असाइड करना है और काम दोबारा करना है फिर 1 साल में, और अगर डायरेक्ट रिलीफ देना है, जल्दी फायदा, तो वो 2 महीने में। अच्छा, तो ये जो सवाल था उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड से 1 साल आपने आगे गिनना था। ये वाला कॉन्सेप्ट ना सेल्स टैक्स में भी है, जो आज मैंने यहां डाला हुआ है। सेल्स टैक्स में सेक्शन 11B 520 सफ़े पे ये वाला कॉन्सेप्ट सेल्स टैक्स में। ये तो हमारे हो गए ना क्वेश्चन सारे।
तो ये वाला कॉन्सेप्ट सेल्स टैक्स में भी है, लेकिन ये एज इट इज उसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है सेल्स टैक्स में, कोई और चीज नहीं है उसमें भाई। ना 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 माय डियर, ट्राई टू बी प्रोफेशनल। ये देखें पेज 520, फॉर इशूइंग एन असेसमेंट ऑर्डर आफ्टर एनी ऑर्डर मेड बाय कमिश्नर अपील एपलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट द प्रोविजन सेक्शन 124 ऑफ इनकम टैक्स शैल अप्लाई मुटेटस मुटेंडस। उसी तरह मुटेटस मुटेंडस का क्या मतलब है? उसी तरह जिस तरह हमने सेक्शन 124 में लिखा हुआ है उसी तरह यहां भी होगा, यानी कि सेक्शन 124 इधर आ गया तो इधर भी वही वाला कॉपी पेस्ट होगा। लेकिन ये किसके बाद? ऑर्डर मेड बाय कोर्ट, ऑर्डर मेड बाय, इसलिए इसका नाम है असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन, लेकिन यहां पता नहीं उसने नाम लिखा हुआ लिमिटेशन फॉर इशूइंग ऑर्डर इन, यानी क्या लिमिट्स हैं जिनमें वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं। लिमिट्स मैं आपको बता देता हूं, हमने 3 पढ़ी हैं, 2 साल, 1 साल और 2 महीने। ये कहां पढ़ी हैं हमने वैसे? सेक्शन 124 में। और चैप्टर 16 भी आप रिवाइज करेंगे ना, उसमें भी कई दफा लफ्ज आएगा, सेक्शन 121, 22, वो तो अब आपको वैसे ही समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, चैप्टर 19 में ना एक समरी है, वो जरा निकालें। चैप्टर 19 में पेज नंबर मैं डाल दूंगा इधर, देख ली होगी आप लोगों ने। नहीं, बाकी समरीज को इतनी खास नहीं, ये वाली समरीज 498, 499, बेस्ट जजमेंट कितने अरसे में हो सकती है? अमेंडेड में फर्स्ट 5 साल और सेकंड अमेंडमेंट डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में 1 साल और 2 साल, 1 साल और 2 महीने अभी पढ़ाया आपको। ये वैसी एक समरी सी है टाइम लिमिट्स की। अच्छा, इसको छोड़ दें, काट दें, ये आप लोगों ने उधर पढ़ा हुआ है, बस के छोड़ें, बस काटना क्या है, बस पेज 499 यहां लिख लें, पेज 499। नहीं नहीं, बस 498 पढ़िएगा ही ना, मैंने कहा ही नहीं पढ़ने को। पेज 499 किधर है? ट्वेंटी वन का आर कराया था अभी 8% और वो ठीक है, ये पेंडिंग है, ये अभी मैं देखता हूँ अब आई कैप क्या करता है, अभी तक तो उसका रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, अब ना बस ये पास पेपर का क्वेश्चन 48 करके अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारा सेल्स टैक्स के ये क्वेश्चन तो है थ्योरी के बच गए हैं, उसके बाद हमारा कुछ भी नहीं है। तो फिर एक दफ़ा ये चीज़ें ज़रा देख लेंगे स्टूडेंट्स के स्क्रिप्ट। ये मैंने तो 2-3 चीज़ें डाली हैं जो आई कैप ने अभी तक, ये मैंने सवाल आपको कराने थे अगर टाइम बचता, ये मैं नोट्स में अपलोड नहीं करूँगा, ये तो मैंने करवा दिया। तो ये अभी तक आई कैप ने टेस्ट नहीं की चीज़ें, कभी ये आने का चांस है पेपर में, कभी भी आ सकती हैं, क्योंकि जो चीज़ पास में टेस्ट ना हुई है वो आ सकती है। लेकिन इसमें मैं 2-3 चीज़ें और भी ऐड करूँगा जो अभी तक आई कैप ने टेस्ट नहीं की कभी भी, बट इट डजंट मीन कि ये गैस है, लेकिन ये अब वक्त आ गया कि कभी ना कभी आई कैप इसको टेस्ट कर ले। पिछली दफ़ा वालों को भी यही कहा था। अच्छा ये चीज़ मेरे अजीज। अच्छा, अब हमारे सिर्फ माय डियर रह गए हैं सेल्स टैक्स के चंद थ्योरी के सवाल। ये पास पेपर का क्वेश्चन 48 जरा निकाल लें बिजनेस में, ताकि इसको भी फारग कर दें। बस क्या हो गई है? बस तो माय डियर मेरी नहीं हुई तो बस आपकी कैसे हो सकती है माय डियर? बात हाँ कर लिया है, देख लो, मुझे मेरी जान निकालेगा तू। पेज नंबर 175 यार, वो नहीं किया हुआ, मेरी जान तो ना ले।
मुझे तूने मरवा दी है। कौन सा चैप्टर है वो? 13। मैंने शुक्र है हुआ हुआ है। अच्छा कौन सा है भाई चैप्टर चल रहा? 8। और यार पता है आपको ये स्पेकुलेशन है या नॉन स्पेकुलेशन है, क्या है? Hussain is engaged in the business of cashew nuts processing. On 31 July 2022, he entered into a 6-month forward contract. ये for the purchase of raw material used in business to safeguard against loss due to future price fluctuation. आप बता दें ये स्पेकुलेशन है या नॉन स्पेकुलेशन? He took the delivery of raw material and settled the contract by making the, on maturity date he took the delivery of raw material and settled the contract by making due payment. अच्छा, took the delivery of raw material बात को फिलहाल इग्नोर करें। on maturity of forward contract, असल में ये took the delivery नहीं होती, ये took the delivery एक तरफ से होती है, दूसरी तरफ से कैंसिल हो रही होती है। मैंने आपको बताया था ये बोंगी इसने मारी है, डायरेक्ट पेमेंट ही हो रही होती है। तो बता दें पेमेंट करने वाला हारता है या जीतता है? हारता है। तो हम ये बताएंगे एज दिस इज डन टू सेफगार्ड अगेंस्ट, therefore it is an exception to speculation, therefore this gain is not a, this loss is not a, but it is a non speculation। तो बस ये बता के आना, डिडक्शन अलाउ होगा, नॉन स्पेकुलेशन का लॉस। अच्छा तो बस आपने ये दे, और अगर ऐसी कोई लाइन ना लिखी हो, टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन, फिर स्पेकुलेशन। अच्छा जी, अब आ जाए उसमें सेल्स टैक्स की थ्योरी के पास पेपर्स हैं, वो मैं वहां से करवाता हूं। पहले यहां आ जाएं। ये पेज नंबर 21, पेज नंबर 21, सॉरी पेज 6 ऑफ 7, ऑटम 2000। So this question 7, autumn 24. Asimir planned to start a manufacturing business and obtain sales tax registration in March 2024. Page 6 of 7, autumn 2000, question 7, autumn 24। भाई रजिस्ट्रेशन कब लिया इसने? मार्च 24 में। ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस ही वाज अनएबल टू स्टार्ट हिज बिजनेस शुरू नहीं कर सका। कौन सा पेज? डिस्कशन ऑफ 2 अटेम्प्ट्स जहां होती है वहां 7 ऑटम 2024 का। अच्छा, कॉन्सिक्वेंटली नो सेल्स टैक्स रिटर्न वर फाइल्ड फ्रॉम मार्च टू अगस्त। मार्च से अगस्त रिटर्न जमा नहीं कराई। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने से इसने रिटर्न जमा नहीं कराई। कुछ जहन में अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बस फिर एज ही डिड नॉट एंगेज इन एनी टैक्सेबल एक्टिविटी। वेदर देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू फाइल सेल्स टैक्स रिटर्न, क्या इसने रिटर्न जमा करवानी है या इसने रिटर्न नहीं जमा करवानी? ये मैंने आपको पेज 526 पे पढ़ाया था। इन केस नो सेल्स टैक्स इज पेएबल ही शैल फाइल अ निल रिटर्न विदाउट डिपॉजिटिंग एनी टैक्स। तो आप अगर अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हो तो आप अपने आप को क्या करवाओ? रिटर्न जमा करवाओ। डन। So yes, he is required to file a nil return of income because he is a registered person under the sales tax। बाकी इसका सोल्यूशन मैंने आपको पीडीएफ भेज दी हुई है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, एंड कॉन्सिक्वेंसेज इफ एनी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ सच रिटर्न, रिटर्न जमा ना कराने के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं? और अगला सवाल है अब कमिश्नर को क्या पावर अवेलेबल है। अच्छा, ये रिटर्न जमा ना कराने के कॉन्सिक्वेंसेज है ना, ये अब आई कैप ने क्योंकि सवाल डाल दिया था तो उसको फिर सोल्यूशन अपनी तरफ से डालना पड़ा। उसने कहा रिटर्न इसने जमा नहीं कराई इसलिए इसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। हालांकि रिटर्न ना जमा कराने पे जो पेनल्टीज देना है वो हमारे कोई सिलेबस में कहीं नहीं है, हमारे सिलेबस में कहीं नहीं है, ठीक है।
अब इस तरह का कोई जवाब अगर ढूंढने पूरी किताब में, वो खींचतान के हो सकते हैं। इफ अ पर्सन फेल्स टू फाइल अ रिटर्न, तो कमिश्नर आफ्टर शो कॉज नोटिस इशूड मेक अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें पावर्स में डाला है तो ज्यादा बेहतर है। पावर ऑफ कमिश्नर इन अबव सिनेरियो, तो वो पावर्स में डाल के आए तो ज्यादा बेहतर है। ये वाला प्रोविजन बिल्कुल लिख के आ सकते हैं पावर्स के अंदर। कमिश्नर को क्या पावर है, वो क्या नहीं कर रहा बताएं, रिटर्न जमा, तो जवाब पहली लाइन पढ़ें, इफ अ पर्सन फेल्स टू फाइल अ आफ्टर नोटिस, सॉरी नोटिस तो आया नहीं, तो ये तो लगा नहीं सकते। ये किसके बाद करना था, यानी कि उसने रिटर्न जमा नहीं कराई, उसने नोटिस भेज दिया। उधर भी तो यही होता था इनकम टैक्स में, और फिर भी इसने रिटर्न जमा, तो बस ये भी नहीं है, इसको भी फारक करें। कहीं कहीं देखें, ढूंढने की कोशिश करें, मैंने तो नहीं ढूंढा घर में कहीं उसने वो अलग है, वो पावर्स ऑफ कमिश्नर है, वो फिर मैं आने लगा हूं उस तरफ, मैं उस तरफ आने लगा हूं। फिलहाल मुझे कहीं ढूंढ के बताएं, हमने पढ़ा, कहीं पढ़ा हो, इफ अ पर्सन फेल्स टू फाइल अ रिटर्न, अगर एक बंदा रिटर्न फाइल ना कर सके, नहीं कहीं कहीं मिला तो देख लीजिएगा, फिर लिख आइएगा। एक ये था कि ही पेज टेस्ट लेस देन इंडिकेटेड रिटर्न, अगेन ये वो सजा नहीं है। तो आई कैप ने, अब मैं अगेन बता रहा हूं, इसका जवाब कोई बन नहीं रहा था, इसलिए आई कैप ने इसका जवाब लिखे कि ही विल हैव टू पे द पेनल्टी। पेनल्टी तो है, लेकिन वो पेनल्टीज के सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सेक्शन 33 से मेरे ख्याल से आगे हैं, वो सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, इतनी सी बात ये हो गई। बट माई क्वेश्चन इज के नो सेल्स टैक्स रिटर्न वर फाइल्ड फ्रॉम मार्च टू अगस्त, पावर ऑफ कमिश्नर इन अबव सिनेरियो। भाई रजिस्ट्रेशन सस्पेंड ना करें मेरे ख्याल से, क्योंकि बेचारा कोई जुर्म नहीं कर रहा। रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कब होती थी, वेयर अ पर्सन इज इशूड अ फेक इनवॉइस, डिफॉल्ट या फ्रॉड या इस किस्म की एक्टिविटी, फिर सस्पेंड होती थी। ये 6 महीने वाली बात कहीं और भी लिखी हुई है। ये उसका अच्छा सवाल था, पावर ऑफ कमिश्नर ढूंढने की कोशिश करें। हाँ बोलें भाई। 536 every registered person who fails to file return for 6 consecutive है, हमारे सवाल में consecutive है, 6 consecutive months shall apply to commissioner for registration, नहीं ये लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि the commissioner on his own initiative, अब इसने तो अप्लाई नहीं किया, the commissioner on his may issue order of, it is the power of commissioner, it is the power of commissioner, है कि नहीं ये पावर। लेकिन 6 कंसेक्यूटिव मंथ इसके लिए पूरे ना जरूरी हैं, वो हो गए थे पूरे, सवाल बड़ा तेज था, उसने बताया नहीं, 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स पूरे हो गए हैं, तो दैट्स व्हाई ही विल कैंसल योर रजिस्ट्रेशन विद इन द लेटर ऑफ भी लिख के आ सकते हैं, कि अपने सोल्यूशन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जरूर लिख के आइएगा कि द पर्सन विल बी डी रजिस्टर्ड आफ्टर नोटिस एंड द लाइबिलिटीज बिफोर डी रजिस्ट्रेशन शेल बी पेएबल, वो अभी भी पेएबल है, कुछ ना कुछ लाइनें लिख के आइएगा ताकि 1-2 नंबर जरा पूरे हो जाए। तो अच्छा, अब जरा ओवरऑल इस सवाल को देखें, नहीं टोटल पेपर को अगर मैं देखूं, तो क्या ये पेपर था इस काबिल के इसमें जो है वो कोई बच्चा पास हो जाता। तो बेसिक सैलरी है, उसमें अलाउंस है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी हुई है, उसके बाद एक डिडक्शन कर रहा है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम की एडजस्टमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजर पेंशन तो यार आसान, ज़कात माइनस करनी थी, ये वाला कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैंने आखिरी क्लासों में कराया था, लेकिन पिछली दफ़ा वालों को भी आखिरी क्लासों में ही कराया था, ये वाला कॉन्सेप्ट था। हो वेल स्टेटमेंट, वेरी इजी, इट वाज वेरी इजी, वेल स्टेटमेंट। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया, एडजस्टमेंट आउट ऑफ सिलेबस आई ने भी मान लिया था। बाकी एक्सपोर्ट की है मशीन, तो एक्सपोर्ट आपको पता है एक्सपोर्ट एसेट्स का क्या करना होता है। अच्छा, उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम आया है चीज़ों का, उसके बाद पैरट बेचा है, फिर आपने ये कुछ शेयर्स बेचे हैं गवर्नमेंट जो ओन कर रही है। उसके बाद ये तो आसान सा सवाल था, मैंने आपको शुरू वाली क्लासों में डाला था प्रॉपर्टी का, वो इनकम प्रॉपर्टी वाला सवाल, और मेजॉरिटी बच्चों ने सही कर लिया था, बट अगेन इसमें भी मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा आगे चलें, ये आपको भी पार्ट बी में एक दिन कराया था, सेल में एडवांस पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का मसला है, अकाउंटिंग डेप्शन उल्टानी है, पेनल्टी उल्टानी है या नहीं उल्टानी देख लीजिएगा, एक्सपेंडिचर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर, रैम्स हैं, बाकी पार्टनर को इंटरेस्ट दिया हुआ है, गेन है लैंड के ऊपर, सेल प्रोसीड्स हैं शेयर्स की,
स्पेकुलेशन है, लोन है, टैक्स डेप्रिसिएशन है और ये पुराने लॉसेस हैं। जिस तरह का सवाल आज हमने किया है वो सवाल करा के इनको भेजा था, तो ये तो अच्छे मार्क्स गिविंग सवाल था। उसके बाद ये वाला सवाल है, इसमें भी हमने आधे तकरीबन नंबर पूरे करा लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल थे जिसमें ज़्यादा नंबर आ सकते थे। और उसके बाद ये आपका सवाल है जो भी हमने किया है, और ये डेबिट क्रेडिट नोट का सवाल आपको क्लास में कराया था। और इन द एंड ये मार्क्स गिविंग चीज़ें थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस के सीधे सीधे मार्क्स थे। और ये, और अगर इससे आप पिछली अटैम्प्ट देखें तो पिछली अटैम्प्ट के अंदर जो है वो जमशेद एंड सुल्ताना वाला सवाल ये आप लोगों ने खुद किया था, ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सबका बहुत अच्छा हो गया था। और जो पढ़े हैं उनसे बात कर रहा हूँ। ये सैलरी का न्यूमेरिकल था, ये भी एक रीजनेबल न्यूमेरिकल था। ये सिंपल रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, ये तो पहला क्राइटेरिया के बेस पे पता चल रहा था रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। ये सिंपल सवाल था, जिसने थ्योरी याद की हुई थी हो गया, नहीं याद की हुई थी नहीं हुआ। और ये कुछ चीज़ें बेच रहे हैं आप। और उसके बाद ये एक दो सवाल थे, ये भी क्लास में डिस्कस हुए थे। ये सेक्शन उसका था डीम्ड इनकम वाला, ये सेल्स टैक्स का था, ये भी सेल्स टैक्स का इजी सा सवाल था, ये भी आप लोगों को बताया था। रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने का था, ये बड़ा इजी न्यूमेरिकल आ गया था सेल्स टैक्स का, आप लोगों को टेस्ट में दिया था, टर्म टेस्ट में, शायद टेस्ट में किसी में दिया था। और ये चैप्टर 1 to 3 में से, तो देयर आर मार्क्स गिविंग अल्हम्दुलिल्लाह। बी कॉन्फिडेंट, परेशान नहीं होना, बस हौसला रखना है और जाना है। अच्छा वो निकालें जो सेल्स टैक्स के मैंने अभी आपको पास पेपर्स करवाने हैं। मुझे बता दें सेल्स टैक्स के कौन से पास पेपर मैंने लिखे हुए हैं। भाई ऐसे ना करो ना यार, रिलैक्स रहो, आखिर से शुरू करो। कौन से सवाल मैंने डाले हुए हैं? चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 50 का 3, A machine of 38 million was purchased in July but was put to use in November। अच्छा ये जो पुट टू यूज वाला सिनेरियो है ना, ये इनकम टैक्स में तो जब से यूज करें तब से डिडक्शन होगी, लेकिन सेल्स टैक्स में ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको किस महीने की परचेज, किताब खोले ना सब, इसको किस महीने की परचेज में डालेंगे? जुलाई की। पेज नंबर कौन सा है? 561। और कौन सा सवाल मैंने लिखा हुआ है? 47 का 2। पहले जरा आए 46 का कौन सा है? 2। अच्छा भाई ये करवा देता हूं। अच्छा ये जो फ्री रिप्लेसमेंट्स होती हैं ना, अच्छा ये 46 जो था ना, इसमें 2 सवाल थे। सेल वाली चीजों के बारे में डिस्कशन करें और इनपुट वाली परचेज वाली चीजों के बारे में डिस्कशन करें। लेकिन जो 47 था उसमें सिर्फ था कि सेल वाली चीजों के बारे में डिस्कशन करें कि वीओएस क्या है, लेकिन उधर परचेज और सेल दोनों चीजें आ रही थी मिक्स, जैसे न्यूमेरिकल्स में आती हैं। याद रखिएगा फ्री रिप्लेसमेंट को आईकैप वारंटी के नाम से टेस्ट करता है, इसको आपने सेल में नहीं डालना, इसको सेल में डला हुआ है तो निकाल देना, डला हुआ है तो निकाल देना, क्योंकि फ्री रिप्लेसमेंट एक तरह की पुरानी चीज आ रही होती है, नीचे जा रही होती है तो डबल सेल रिकॉर्ड हो जाएगी फिर, इसलिए इसको सेल में नहीं डालना होता। तो फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इस तरह के लाइन पेपर में लिख के आया करो यार। दैट इज अ बिट ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट। चीजों का माय डियर घर ले जाना, चीजों का घर ले जाना, ये मैंने कहा तो था सेल है, लेकिन बार बार मैंने आपको बैठाया था पुटिंग टू प्राइवेट यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। प्रोड्यूस हुई हुई चीजों का घर ले जाना सेल है। मगरिब में जाएंगे इकट्ठे। प्रोड्यूस हुई हुई चीजों का घर ले जाना सेल है। अगर आप परचेज की हुई चीज घर ले जाएं तो वो परचेज डेड होती है, वो सेल में नहीं जाती। जैसे आज के सवाल में शैम्पू थे और शेविंग किट्स थी, पता नहीं क्या, अगर वो आप घर लेके चले जाएं तो मैं कहूंगा परचेज में से भी माइनस कर दें उसको। अगर परचेज में पड़ी है तो परचेज से माइनस कर दें, सेल में ना डालें। लेकिन अगर कोई चीज बनाएं और बना के कहां लेके जाएं, आप घर ले जाएं, एम्प्लॉय घर ले जाए, किसी को आप दे, तो वो जो चीजें जा रही हैं बना के उसे सेल में डालें। लेकिन अगर चीजें खरीद के घर लेके जा रहे हैं तो वो सेक्शन 8 कहता है इट इज परचेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। इसी चलवा दें, इट इज परचेज फॉर, समझ आई बात? आप जरा पढ़ें
टैक्सेबल गुड्स ऑफ 15 लाख वर यूज्ड फॉर इंटरनल टेस्टिंग, 40% वर procured while remaining 60% were, sorry my dear, it is entirely a different concept. ये कुछ और कॉन्सेप्ट है. मेरे वाला वो कॉन्सेप्ट याद हो गया आपको? ठीक है, मेरे वाला कॉन्सेप्ट याद रहेगा. खुद बनाई हुई चीजों का घर ले जाना सेल. लेकिन कोई चीज आपने खुद बनाई नहीं, रॉ मटेरियल घर लेके चले गए, तो उसकी इनपुट ऐड कर दें. परचेज में पड़ा हुआ तो परचेज में से उसको निकाल दें. सेल में डालने की जरूरत नहीं है. ये कुछ और कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्सेप्ट है कि कुछ चीजें इंटरनल टेस्टिंग में यूज हुई हैं, उसमें से 40% चीजें तो मैंने खरीद के इंटरनल टेस्टिंग में यूज की हैं और 60% चीजें जो हैं खुद बना के इंटरनल टेस्टिंग में यूज की हैं. अब व्हाट इज इंटरनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन? इंटरनल टेस्टिंग ये होती है कि मशीन में चीजें जाने से पहले कोई चीज वगैरह टेस्ट करते हैं कि यार ये चीज हमारे रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स पे पूरी हो रही है या नहीं हो रही. तो अब मुझे जरा सोच के बताएं, ये इंटरनल टेस्टिंग के लिए चीजें प्रोक्यूर करना, तो 60% तो मेरी परचेज है जिसको मैं स्ट्रेट अवे क्या कर दूं, डेड कर दूं. क्यों? क्योंकि ये मैं परचेज मशीन या रॉ मटेरियल नहीं कर रहा. ये मैं परचेज कर, ये मशीन नहीं होती. इंटरनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन पर्पस के लिए कुछ गुड्स हैं जो मैंने खरीदी हैं, तो ये मेरी परचेज नहीं है. लेकिन कुछ चीजें मैंने इंटरनल टेस्टिंग के लिए अपनी फैक्ट्री में बना के अपनी फैक्ट्री को ही बेच दी हैं. तो ये अगर मैं अपनी फैक्ट्री में ना इस्तेमाल करता तो मैं बाहर बेचता. इसलिए इनको कहां डालेंगे? तो पुटिंग टू बिजनेस यूज of goods produced during taxable activity is called as, बोले, own manufactured चीजों को यूज कर लें खुद. जरा बताएं ये डब्बा बना के, ये क्या है? सप्लाई. 40%? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, वो तो ठीक है, वो जरा जल्दी टाइम पे बता दिया करें. 60% of these goods were and used for, इसके लिए आप फिक्रा बताएं क्या लिख के आएंगे पेपर में? Putting to business use of goods produced during taxable activity. और ये ना बाकी जो चीजें हैं मेरे ख्याल से इंटरनल टेस्टिंग के लिए जो कोई फिक्स्ड एसेट टाइप चीजें होंगी, पेचकस ये वो, इसके कोई टेस्टिंग मटेरियल्स होंगे, तो वो फिक्स्ड एसेट हैं जो मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर नहीं है. तो उसको बारों बार डेड कर दें 40% को, और 60% को कहां डाल दें? सेल में डाल दें. तो इस किस्म का एक था. अगला सवाल कौन सा डाला हुआ है भाई? मुझे समझ आया नहीं आया? बस इसके लिए फिक्रा लिख के आना है बस. 40% के लिए पुटिंग टू, 60% के लिए पुटिंग टू, बोले ना, पुटिंग टू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टैक्सेबल इज अ सप्लाई. अच्छा जी, 44. Rapid Associates has been registered under Sales Tax Act since 2014. During the month of June, RA issued fake invoices to one of its customer. Apart from this, RA has never, उसने सेल्स टैक्स को ब्रेक नहीं किया. कॉन्सिक्वेंसेस क्या है फेक इनवॉइस इशू करने के? जरा ढूंढें कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. कौन बोला है सस्पेंशन? वेल डन भाई. देखें लिखा ही एक जगह हुआ था फेक इनवॉइस इशू करने का, पेज नंबर 537. वेयर अ कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट रजिस्टर्ड पर्सन हैज इशूड अ फेक इनवॉइस. सवाल क्या बताएं? डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंसेस या सिनेरियोस कब कब किया जा सकता है? कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? जल्दी बताएं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? यार कॉन्सिक्वेंसेस ये थे कि आपके बायर और सप्लायर का इनपुट भी डेड किया जा सकता है, आपका इनपुट भी डेड किया जा सकता है, और अगर आप रिस्पॉन्ड ना करें तो फिर आपको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है. ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं. तो ये लिख के आने थे. कितने मार्क्स हैं? 6. अब इसमें देख आइएगा कौन कौन से पॉइंट लिखे हुए हैं. कॉन्सिक्वेंसेस तो ढूंढने पड़ेंगे ना. ये सिनेरियोज हैं या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? ये काम करें तो सस्पेंड होंगे,
सस्पेंड हो जाए तो क्या होगा? तो आपका इनपुट डेड, आपके बायर सप्लायर का इनपुट डेड, अगर आप रिस्पॉन्ड ना करें तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ये बातें लिख के आनी है। डन? बोले ना? अच्छा, अगला सवाल क्या लिखा हुआ है? 30। अब ये भी वही सवाल है, लेकिन सवाल क्या है? जब कमिश्नर को पता चले कि एक बंदे ने फेक इनवॉइस इशू की है, टैक्स मार दी है, तो वो उस रजिस्ट्रेशन को रोक सकता है। ये तो सवाल में खुद ही बता दिया, मे सस्पेंड। अब तो सोचना भी नहीं पड़ा। अंडर द CSTEC स्टेट एनी 4 बेसिस ऑफ, बेसिस कौन सी लिख के आएंगे? ये ऊपर वाली में से। डन? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। रूल्स रिलेटिंग टू एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। रूल्स कहां है रिलेटिंग टू एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट? सेक्शन की हेडिंग है भाई। सेक्शन की हेडिंग हर चैप्टर के शुरू में खुद पढ़ें। सेक्शन की हेडिंग हर चैप्टर के शुरू में खुद पढ़ें। रूल्स रिलेटिंग टू एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ये देखें। रूल्स रिलेटिंग टू एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट, ये वाला सेक्शन पूछा है उसने। बहुत पुराना आपको पेपर है, एज इट इज रट्टा पूछ रहा है। समझ आ गया? तो सेक्शंस की हेडिंग्स कहां लिखी होती हैं? चैप्टर के स्टार्ट में। आगे चलें, अगला कैसा सवाल है? 13 का ए। वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ रिटर्न से क्या फायदा मिलेगा आपको? वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ रिटर्न से। एक्सेलेंट, कुछ बच्चे फौरन पहुंच गए। वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ रिटर्न से क्या फायदा मिलेगा? बोलें। वॉलेंट्री रिवीजन का क्या मतलब है? दिल में ख्याल आया या कोई नोटिस ऑफ ऑडिट शॉडिट आया था, शो कॉज नोटिस आया था? तो लिख लिया आप लोगों ने यहां पेज 525। डन? वाइल फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न। पहला वाला सिनेरियो कौन सा होता है? वॉलेंट्री रिवीजन। ड्यूरिंग और आफ्टर इश्यूएंस ऑफ अ नोटिस ऑफ, शो कॉज नोटिस नहीं, ड्यूरिंग ऑडिट और आफ्टर इश्यूएंस ऑफ नोटिस ऑफ, एक ही बात है। ड्यूरिंग ऑडिट एंड आफ्टर नोटिस ऑफ ऑडिट एक ही बात है। शो कॉज नोटिस अभी नहीं आया, ड्यूरिंग ऑडिट। तो फिर कितनी पेनल्टी? 20। डन? अच्छा जी, फाइलिंग ऑफ रिटर्न। यार ये ना, इसको वैसे आप सवाल नहीं देना चाहिए। फाइलिंग ऑफ रिटर्न तो बहुत स्यापा है। ये तो पता नहीं कितने पुराने जमाने का सवाल है। इसमें तरह मैं आपको 2 सेक्शन दिखाता हूं। एक आपको इस पे सेक्शन 26 मिल जाएगा, ही शैल फर्निश अ रिटर्न, और काफी लंबा सा, तो बड़ा पुराना कोई सेक्शन 26 मिल जाएगा। फिर अगर खाली फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो तो मेरे ख्याल से ये काफी है। लेकिन अब तो एक और सेक्शन आ गया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न। उस जमाने में ये नहीं था, अब तो एक और सेक्शन भी आ गया हुआ है। कौन सा सेक्शन आ गया हुआ है? बोलें। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रूल 18, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब तो सवाल अलग अलग आते हैं, छोटे छोटे से बीच में से। अब इस तरह बड़े बड़े सवाल तो नहीं आते। ये तो फिर बहुत जगह पे लिखा हुआ था, रूल 18। तो अगर खाली रिटर्न है तो सेक्शन 26, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न है तो रूल 18। आगे चलें, अगला कौन सा सवाल है? क्वेश्चन 4। उसके बाद कौन सा है? वी आर लकी। कैन इनपुट पेड इन प्रायर पीरियड बी क्लेम्ड इन अ मंथली रिटर्न? हाँ, बोला हुआ इनपुट अगले 6 महीने में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर इनपुट आउटपुट से बचे तो क्या करें? एक्सेलेंट, कैरी फॉरवर्ड करें। कब तक? साल के एंड तक। और फिर अगस्त के महीने में उसका क्या मांग लें? रिफंड। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अच्छा, ये सवाल का जवाब दे दें यार। मैंने आपसे असल में ये डिस्कस करना था। 4 का सी, समीउल्लाह को बुलाओ। 4 का सी, व्हाट रिकोर्स इज अवेलेबल इफ आउटपुट इज गलती से डिस्क्लोज्ड एट, इनपुट नहीं भूला मैंने, आउटपुट को कम शो कर दिया। नहीं भाई, इसके 2 तरीके हैं। एक आप रिटर्न रिवाइज कर दें,
एक तरीका, और एक है वेयर आउटपुट इज इनएडवर्टेंटली कम। तो एक तरीका तो ना रिटर्न रिवाइज कर दें। रिटर्न रिवाइज करना मैं आपको दिखा देता हूं कहां था। पेज 525, अ रजिस्टर्ड पर्सन मे विद द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर फाइल अ रिवाइज रिटर्न टू करेक्ट एनी ओमिशन। ये गलती है, रिटर्न रिवाइज कर दें। सेक्शन 26 का 3, बोले बोले बोले, अभी अभी समझे समझे, मैं नोट करने दूंगा। सेक्शन 26 का 3, यार ये पेन की चार्जिंग खत्म हो गई है। सेक्शन 26 का 3 मैं हाथ से लिख लेता हूं। एक तो ऑप्शन है रिटर्न रिवाइज कर दें। एक और आप लोग बता रहे थे, किसी को याद हो, मैं आउटपुट रिकॉर्ड करना भूल गया, मैं क्या करूं? ये गवर्नमेंट को फायदा है, नोट इश्यू करें डेबिट, और जब मर्जी करें, कोई मसला नहीं। इसमें फिर आप रिटर्न रिवाइज नहीं करेंगे, इसमें फिर पुरानी रिटर्न उसी जगह रहेगी, और आप इस एडजस्टमेंट को किसी अगले महीने की रिटर्न में डाल रहे होंगे, जैसे भूला हुआ इनपुट अगले महीने की रिटर्न में डाल देते हैं। तो सेकंड ऑप्शन बताएं क्या है? डेबिट नोट। ये भूला हुआ आउटपुट है या भूला हुआ इनपुट है? आउटपुट में कोई मसला हुआ है तो डेबिट नोट इश्यू कर दें, याद रहेगा, इवन आफ्टर, क्योंकि इससे हुकूमत को क्या होना है। तो ये एक सवाल था जो आपको दिखाना था। अच्छा, अब माय डियर, फिक्स्ड एसेट के इनपुट का क्या करना होता है? पेपर में सवाल आ जाए तो उसको 90% तक रिस्ट्रिक्ट, बल्कि सारा ही माइनस कर देना होता है। ऐसे ही नहीं करते थे, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मशीन का इनपुट, फिक्स्ड एसेट से मुराद मशीन ही फिर होगा, मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। एक दफा सवाल आया था फिक्स्ड एसेट के इनपुट का क्या करना है, पता नहीं इधर ही सवाल पड़ा हुआ है इसी सफे पे कहीं, तो ऐसे ही एक सवाल आया था। छोड़ें ये 9 का 3 टिक कर लें। ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में अगर मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर है तो उसे 90% तक रिस्ट्रिक्ट कर दें, वरना तो डेड ही होते हैं बाकी फिक्स्ड एसेट। तो डन है? अच्छा चलें यार, ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है। अब आप हजरात का ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब हमारी एक चीज़ रह गई है, चैप्टर 8 के अंदर हमारे वो सेक्शन 21 रह गया है। तो इंशाल्लाह ICAP का रिप्लाई आएगा तो मैं आपसे कुछ थोड़ी सी वीडियो शेयर कर लूँगा, उसमें कोई और बात हुई वो भी कर लूँगा। अभी मेरी बातें आप लोगों ने तसल्ली से 5 मिनट अब बैठ के सुननी है, बहुत तसल्ली से। आई एम वेरी सैड टू अनाउंस कि एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो, आपको पता है हमने आज इस सवाल में, ये जो सवाल किया है हमने, इस सवाल में हमने एक्सचेंज गेन लॉस को क्यों इग्नोर किया था और कॉस्ट 10 मिलियन ही ले ली थी और एक्सचेंज गेन लॉस क्यों नहीं डाला था? क्योंकि रीपेमेंट, हमने रूल पढ़ा हुआ है कब एक्सचेंज गेन लॉस को डालना है, जब। लेकिन एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट पाकिस्तान का, जिसमें ICAP 2 दफा ऐसा कर चुका है, ICAP 2 दफा ऐसा कर चुका है। स्टडी टैक्स में उसने नहीं ये किया, स्टडी टैक्स के सवाल में उसने रीपेमेंट पे ही एक्सचेंज गेन लॉस निकाला हुआ है। लेकिन 2 दफा ICAP ने ऐसा पंगा लिया है कि उसने ईयर एंड पे गेन लॉस निकाल लिया। हम कहते हैं कब निकाला करें गेन लॉस? रीपेमेंट पे, और उसने कब निकाला है? ईयर एंड पे गेन लॉस निकाल लिया। ईयर एंड पे गेन लॉस निकालने का क्या मतलब है? ईयर एंड पे गेन लॉस निकालने का यह मतलब है कि 10 मिलियन कॉस्ट लो और फिर इसके अंदर 0.4 इंटू 55 और 50 का डिफरेंस, वही हो गया ना। जब लोन लिया था रेट क्या था? बोलो ना, जब लोन लिया था रेट क्या था? 50। जब लोन वापस जब ईयर एंड है तो रेट, तो सली से टेक लगा के बात समझे, बड़ी आसान सी है। ईयर एंड पे रेट तो 5 का क्या हुआ? इस नुकसान को एसेट की कॉस्ट में डाल लो, मल्टीप्लाइड बाय पूरा 0.4 मिलियन करके, फिर लोन पे होगा, फिर रीपेमेंट पे नहीं होगा। ईयर एंड पे जितना लोन है उसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारो, यानी इस कैलकुलेशन से गुजारो। और अभी ताजा ताजा ICAP को ईमेल किया, उसने भी यही कहा कि भाई यही कर लिया करो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। 2 दफा ICAP इससे पहले पिछले सेशन में हमें रिप्लाई दे चुके हैं, जिसमें उसने कहा है कि हमारा मशवरा वैसे ना ही किया करो। इसलिए हम इस सूरत में नोट दे के आ जाएंगे। तो इसमें आप अगर स्टडी टेक्स्ट का लफ्ज लिख के आना चाहें तो लिख के आ सकते हैं,
लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा अजीब सा होगा इन लाइन विद स्टडी टेक्स्ट। स्टडी टेक्स्ट का एक सवाल और पेज आपको दिखा सकता हूं मैं। इन लाइन विद स्टडी टेक्स्ट मैं एक्सचेंज गेन लॉस तभी निकाला करूंगा जब रीपेमेंट हुआ करेगी। आई विल नॉट कैलकुलेट एट ईयर एंड, लेकिन ये नोट डाल के आना पड़ेगा। तो इन लाइन विद स्टडी टेक्स्ट की जगह आप लोग लिख के आए इस सवाल, बल्कि हर सवाल में एक्सचेंज गेन लॉस के आपने लिख के आना है। क्वेश्चन 2 के अंदर लिख के आए, नो exchange gain loss is adjusted in cost of asset because no exchange gain loss नोट, ये सवाल से शुरू में ही नोट डालाइएगा, नो एक्सचेंज गेन लॉस इज एडजस्टेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट because as per law it is recorded when it will occur. It is recorded when it will occur. It is recorded when it will अकर। मैं इस सवाल के एंड में नोट डाल भी आऊंगा, मैं याद रहा तो डाल दूंगा, मुझे याद करा दीजिएगा आज जब अपलोड करूंगा। इट इज रिकॉर्डेड व्हेन इट विल, बात समझ आ गई? एंड देयर इज अ व्यू दैट अकर मींस रीपेमेंट, और लोगों का ये ख्याल है कि अकर का मतलब रीपेमेंट है, कुछ लोग कहते हैं इसका मतलब ईयर एंड है। एंड देयर इज अ व्यू दैट अकर मींस रीपेमेंट। लोगों की राय है कि अकर से मुराद क्या होता है? रीपेमेंट होती है। अच्छा, एक दो इसी तरह के और भी चुटकुले हैं, उनका भी मैं आपको कभी नोट लिखवा दूंगा इंशाल्लाह, वो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। अच्छा, अब हमारी अल्लाह हाफिज करने लगे हैं जी। ये माय डियर देख लें। एक तो आपने नेम ऑफ पर्सन स्टार्ट ऑफ न्यूमेरिकल पे जरूर लिखा करना है। समीउल्लाह को बुलाओ। शो वर्किंग्स ऑन नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज से शुरू किया करें, पहले सफ़े पे सवाल किया करें, और रेफर खुदा के लिए कर दिया करें वर्किंग्स के साथ, ऐसा ना हो कि रेफर भी ना करें। और मेन आंसर को फर्स्ट पेज के ऊपर शो किया करें, मेन आंसर को फर्स्ट पेज पे शो किया करें, और हर पार्ट को सेपरेट पेज के ऊपर सॉल्व किया करें। और अगली बात भाई ये कि कुछ आपके आंसर स्क्रिप्ट्स देख के या कुछ भी कोई आंसर स्क्रिप्ट स्टूडेंट्स के देख के, तो उसमें मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि स्टूडेंट्स यहाँ गलतियाँ कर रहे हैं अक्सर, तो वो ज़रा उन गलतियों को भी देख लीजिएगा। तो अब हमारी 2 बातें रह गई। एक इंशाल्लाह इसी अगले हफ्ते के अंदर कोई 15-20 मिनट आधे घंटे की वीडियो हम अपलोड कर देंगे रिगार्डिंग सेक्शन, बोले ना, सेक्शन 21 पॉइंट नंबर E, A एंड F। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह कोई वीडियो अपलोड कर देंगे। और दूसरा हमारा एक ये हो जाएगा पेपर, जो आपके पेपर आप सॉल्व करें उसके पैटर्न में मसला। और तीसरा मॉक की डिस्कशन आपको बता दिया जाएगा कि 1 मार्च को हम आपके साथ लाइव करेंगे या फिर रिकॉर्डेड शेयर करेंगे, वो फिर देख लेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप हज़रात को पास करें, आमीन, दुनिया और आखिरत में। ठीक है, अब नमाज के बाद आ जाओ अगर कोई सवाल है तो। ठीक है, जाएं भाई।